चैप्टर 22। चूंकि जिनवू को वैसे भी प्यास लग रही थी, उसने पानी पीने के लिए थर्मस का ढक्कन लिया। लेकिन इस बीच उसका सिर झुकना बंद नहीं हुआ। पानी उसके गले से नीचे उतर गया और उसे काफी तरोताजा कर दिया। बड़े भाई, क्या तुमने इसका आनंद लिया? इससे पहले कि वह इस पर गौर करता, सम्मानसूचक शब्द भी बदलकर मेरे बड़े भाई हो गया। हाँ, ये ताजगी देने वाला है। जिनवू ने अपनी गंभीर राय व्यक्त की और ढक्कन यू जिनहो को सौंप दिया। और जो चीजें आपने यहां देखी, इससे पहले कि जिनवू अपना वाक्य पूरा कर पाता, यू जिनहो ने तुरंत बात बीच में छोड़ दी, मानो कह रहा हो कि चिंता की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा और इस रहस्य को अपने साथ अपनी कब्र तक ले जाऊंगा। इसे अपनी कब्र पर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मैं करूंगा। आखिरकार यह मेरे बड़े भाई और मेरे बीच एक वादा होगा। ठीक है, उस मामले में ठीक है। तुम कहते हो तो आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बड़े भाई। ऐसा नहीं था कि कोई भी इस दावे पर विश्वास करेगा कि एक रैंकी ने वैसे भी रैंक्सी गेट के बॉस को अकेले चुना था। फिर भी वह कह रहा था कि वह स्वेच्छा से अपना मुंह बंद रखेगा और इससे निश्चित रूप से उसका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। मुझे लगा कि वह नहीं जानता कि संकेत कैसे लिया जाए, लेकिन वह इस तरह की चीजों को समझने में बहुत तेज है ना? क्या आप मुझे कुछ और बताना चाहेंगे, बड़े भाई? नहीं, विशेष रूप से नहीं। खैर, ये थोड़ा संदिग्ध लग रहा था। जिनवू ने यू जिनहो के अति विनम्र व्यवहार का अध्ययन किया और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आंतरिक रूप से उसके उद्देश्यों पर सवाल उठाया। अच्छी तरह से हाँ, यू जिनहो के दृष्टिकोण से मैंने उसकी जान और सब कुछ बचा लिया। क्या यह दुनिया की सबसे स्पष्ट बात नहीं थी कि आप उस व्यक्ति के प्रति वास्तव में विनम्र और विनम्र हो जाएंगे जिसने आपकी जान बचाई? जब इस तरह से देखा गया तो उसका रवैया और अधिक समझ में आया। हालांकि स्थिति की वास्तविकता उससे थोड़ी अलग थी। इसके झटके रुकने से पहले कालकोठरी फिर से थोड़ी देर तक हिली। वह कंपन इस बात की याद दिला रहा था कि गेट थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, झटके उत्तरोत्तर बदतर होते गए और गेट बंद होने से ठीक पहले यह एक पूर्ण भूकंप में बदल गया। यहां से बाहर हो जाओ। हाँ, बड़े भाई। जिनवू प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। हालांकि इससे पहले कि वे वहां पहुंचते, अचानक प्रकाश की चमक हुई और प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाली चट्टानें ढह गईं। बाद में हवांग डोंग सियोक और उसके गुंडे बॉस के कमरे में पहुंचे। जैसे ही जिनवू के पीछे मरी हुई मकड़ी को देखा, उनके भाव स्तब्ध हो गए। क्या बकवास है, ये सचमुच मर चुका है। क्या उन दोनों ने इसका शिकार किया? उस मकड़ी का इतना बड़ा शरीर और सब कुछ होते हुए भी वह कुछ खास नहीं रही होगी। ठीक है, अगर एक रैंक डी और एक रैंक ई इसे मारने में कामयाब रहे तो। हवांग ह्यूंग, अब हमें क्या करना चाहिए? हवांग डोंग सियोक ने जिनवू और यू जिनहो को देखते हुए अपनी ठुड्डी खुजाई। मकड़ी के मर जाने पर गेट जल्द ही बंद हो जाएगा। अब मन पत्थरों का खनन शुरू करने में बहुत देर हो जाएगी। अभी उनकी तैयारी पूरी भी नहीं हुई थी, फिर भी शेष समय अब 1 घंटे से भी कम रह गया था। ये प्लान बी का समय था। तो उसने जोर से यू जिनहो को बुलाया। यू जिनहो झेप गया और एक कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा घबराहट भरे तनाव से भरा था। हवांग डोंग सियोक के चेहरे पर एक तैलीय मुस्कान तैर गई। मुझे लगा कि आपका गियर वास्तव में आकर्षक लग रहा था, इसलिए हमने आपकी पृष्ठभूमि की जांच की और यह पता चला कि आप एक वास्तविक बिग शॉट के बेटे हैं। यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक यू म्यूंग हान का बेटा भी कम नहीं है। तो क्या हम तुम्हें एक मौका देंगे? मेरे पास आपके बुरे आदमी के साथ चर्चा करने के लिए कुछ चीजें हैं, आप देखिए। हालांकि अगर यहाँ के मामले बाहर चले गए तो ये हमारे लिए बहुत परेशानी वाली बात होगी। इसलिए यदि आप जीना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप हमारे साथी बने। एक साथी? हवांग डोंग सियोक ने अपनी ठुड्डी से जिनवू की ओर इशारा किया। उस घृणित घूरने के अंत में जिनवू का माथा 1 सेकंड के लिए सिकुड़ गया। सियोक, जिनवू को मार डालो। क्या? यू जिनहो घबरा गया और हवांग डोंग सियोक ऐसे हंसा मानो उसे वह अभिव्यक्ति अजीब लगी हो। बात यह थी कि उसने अपने फोन का उपयोग ऑनलाइन खोज करने के लिए किया और पता चला कि यू जिनहो के पिता देश की शीर्ष निर्माण कंपनी के मालिक थे। ये देखकर उसके दिमाग में एक भयावह योजना बनी। उसने यू जिनहो द्वारा सेओंग जिनवू को मारने का दृश्य बनाया और फिर अपना मुंह बंद रखने के बहाने यू म्यूंग हान को ब्लैकमेल किया। यू म्यूंग हान की ज्ञात संपत्ति लगभग 10 ट्रिलियन वोन है ना? यदि वह अपने पत्ते सही से खेलता है तो वह इन मन पत्थरों के खनन से कई गुना अधिक धन कमाने में सक्षम हो सकता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप इस जगह को जीवित छोड़ पाएंगे।
जब तक तुम सियोक जिनवू को अपने हाथों से मारोगे, हम तुम्हें जीवित रहने देंगे। यदि नहीं, तो हम तुम दोनों को मार डालेंगे। हवांग डोंग सियोक की आंखें तुरंत बहुत शत्रुतापूर्ण हो गईं। तुम किस बात के लिए झिझक रहे हो? वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा कि कालकोठरी के अंदर क्या होता है। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि आप रैंकी होने के बावजूद रैंकी से डरते हो? यू जिनहो ने अपना सिर उसकी तरफ कर लिया। जिनवू ने जवाब देते हुए अपने कंधे उचकाए। वह कह रहा था कि यू जिनहो को वही करना चाहिए जो उसका मन करे। दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ यू जिनहो ने अपने कूल्हों पर लगी तलवार को खोल दिया। आखिरकार उसने अपना मन बना लिया। हवांग डोंग सियोक के मुंह पर मुस्कान आ गई। दुर्भाग्य से उनकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। अभी भी उस तलवार को पकड़े हुए यू जिनहो जिनवू के साथ खड़ा था। ओह, तो आप उस आदमी के साथ मिलकर हमसे लड़ना चाहते हैं, क्या ये सही है? हवांग डोंग सियोक धीरे से बुदबुदाया। एक संपन्न परिवार का एक वंशज भाग्यशाली हो गया और उसने एक रैंक्सी बॉस की हत्या कर दी, और ऐसा लग रहा था कि परिणामस्वरूप उसका अहंकार कुछ हद तक फूला हुआ हो गया था। जो यू हवान ने बगल से फुसफुसाया। भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? हवांग डोंग सियोक ने अपनी आवाज धीमी कर ली ताकि जिनवू और यू जिनहो दोनों उसे सुन न सके। अभी के लिए पहले सेओंग जिनवू का ख्याल रखें। हमें उस संभावित मनीबैग को पकड़ना होगा। आखिरकार आज हमारा नुकसान काफी बड़ा है। ठीक है, कर लूंगा। इसके बाद जो गाय हवान के हाथों से तेज रोशनी निकलने लगी। ये देखकर जिनवू की आंखें सिकुड़ गईं। अंत में वे एक प्रयास करना चाहते हैं। यह उसका पहली बार अन्य शिकारियों के विरुद्ध लड़ने का अवसर होगा। हालांकि वह इन दुष्टों के साथ आसानी से पेश आने की योजना नहीं बना रहा था, जो पहले भी कई बार उसके जीवन को निशाना बना चुके हैं। लेकिन फिर ऐसा हुआ। फिर सिस्टम में एक यांत्रिक बीप थी। एक आपातकालीन खोज तैयार की गई है। एक आपातकालीन खोज। जिनवू ने अपना सिर उठाया। उसने सामग्री को देखने की इच्छा के बारे में कुछ भी नहीं कहा, फिर भी खोज खिड़की उसकी सहमति के बिना उसकी आंखों के सामने फैल गई। अब वह पहली बार था। आपातकालीन खोज, सभी शत्रुओं को मार डालो। खिलाड़ी के प्रति जानलेवा इरादे रखने वाले दुष्ट हैं। अपनी सुरक्षा के लिए उन सभी को मार डालो। यदि आप इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो संबंधित दंड दिया जाएगा। मारने के लिए शेष शत्रुओं की संख्या 8। मारे गए शत्रुओं की संख्या 0। जिनवू की आंखें चौड़ी हो गईं। खोज को पूरा करने के लिए हवांग डोंग सियोक और उसके साथियों को मरना होगा। तभी उसकी आंखों के ठीक सामने प्रकाश की एक किरण चमकी। प्रकाश किरणें जो यू हवान के हाथों से छूट गईं और सीधे जिनवू की ओर उड़ गईं। विस्फोट से दूर जिनवू की आकृति भयावह गति से उड़ी और गुफा की दीवार से जा टकराए। दीवार का एक हिस्सा टूटकर जिनवू के ऊपर गिर गया। बड़े भाई, यू जिनहो आश्चर्य से वहीं ठिठक गया। मरे हुए आदमी पर पसीना मत बहाओ और तुम यहाँ क्यों नहीं आते? हवांग डोंग सियोक ने अपनी उंगलियों से इशारा किया। यू जिनहो ने उस स्थान को देखा जहां जिनवू था। जैसा कि हवांग डोंग सियोक ने कहा था, जिनवू 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि वह मलबे के नीचे दबा हुआ था। तुम हत्यारे! यू जिनहो की आंखों में आंसू उमड़ आए। हवांग डोंग सियोक और उनके डोंगसेंग अपने रास्ते पर लगाए गए हत्यारों के लेबल पर बस हंस पड़े। खैर, शुरुआत से तो यही सच था। वैसे भी अन्य कालकोठरियों में कितने लोग उसके हाथों से मरे। जब वे यू जिनहो को देख रहे थे और मुस्कुराते रहे, जिनवू मलबे के ढेर के नीचे था, उसे इस समय अपनी आंखों पर संदेह हो रहा था। खोज की सामग्री धीरे धीरे बदल रही थी, इसीलिए आपातकालीन खोज, सभी शत्रुओं को मार डालो। मारने के लिए शेष शत्रुओं की संख्या 8। मारे गए शत्रुओं की संख्या 0। कुछ शब्द अपना आकार बदलने से पहले अचानक पढ़ने योग्य नहीं रह गए। आपातकालीन खोज, सभी शत्रुओं को मार डालो। आपके प्रति जानलेवा इरादे रखने वाले दुष्ट हैं। अपनी सुरक्षा के लिए उन सभी को मार डालो। यदि आप इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो आपका हृदय कार्य करना बंद कर देगा। मारने के लिए शेष शत्रुओं की संख्या 8। मारे गए शत्रुओं की संख्या 0। वह कितनी स्पष्ट धमकी थी। यदि उसने इच्छानुसार खोज पूरी नहीं की तो इसके बजाय ये उसे मार डालेगा। अगर मैं मरना नहीं चाहता तो मार डालना होगा, क्या यही बात है? सामग्री काफी चौंकाने वाली थी, लेकिन जिनवू की घबराहट ज्यादा देर तक नहीं रही। नहीं, उसका व्याकुल मन तेजी से राहत में बदल गया। उसके लिए भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन यही सच था। ये डर उसके मन में हमेशा बना रहता था। उस दिन से शुरू हुआ जब ये खोज स्टेट मूल्यों और इस तरह की चीजों के साथ उसकी आंखों के सामने आने लगी। अगर यह रहस्यमयी घटना अचानक बंद हो गई तो मेरा क्या होगा? क्या होगा यदि ये सभी चीजें केवल एक संयोग के रूप में घटित हुई और वे किसी भी क्षण समाप्त हो सकती हैं?
ऐसा डर हमेशा उसके साथ रहता था। हालांकि इस आपातकालीन खोज के माध्यम से सच्चाई स्पष्ट हो गई। उनके साथ घटित घटनाएं कोई संयोग नहीं थी और न ही वे किसी की कोई अजीब सद्भावना थी। यदि खोज किसी प्रकार की सद्भावना से उत्पन्न हुई थी तो उसे केवल इस खतरे पर काबू पाए कहना चाहिए था, न कि उसे दंड के रूप में जान से मारने की धमकी देनी चाहिए थी। सिस्टम का एक स्पष्ट उद्देश्य था, ये या तो सियोंग जिनवू को मजबूत बनाओ या एक मजबूत सियोंग जिनवू की जरूरत है था। और स्थिति के आधार पर मैं जो तुरंत ही अन्य शिकारियों को मार सकता हूं, यहां तक कि वह अब सिस्टम से ऐसे इरादे प्राप्त कर सकता है। जिनवू को उस रहस्योद्घाटन से आश्वस्त महसूस हुआ। ये कितनी राहत है। यह कोई संयोग नहीं था, वह निश्चित रूप से इसका एक लक्ष्य था। जब भी वह खुद को खतरे में पाता तो वह और मजबूत होने की इच्छा रखता। वह बहुत दिल से चाहता था कि वह ऐसा जीवन जीना बंद कर दे जहां ये किसी चट्टान के किनारे पर अनिश्चित रूप से लटकने से अलग ना हो। लेकिन उस मनहूस दिन पर, उसके जीवन के सबसे खतरनाक क्षणों के दौरान, उसका अवसर आया। इस प्रणाली का लक्ष्य और जिनवू की इच्छाएं पूरी तरह से मेल खाती हैं। सिस्टम मेरा उपयोग कर रहा है और मैं सिस्टम का उपयोग कर रहा हूं। इसमें बस इतना ही था। जब तक कोई अंतिम लक्ष्य, कोई उद्देश्य था, ये घटना अचानक उसकी आंखों से ओझल नहीं होती थी। जिनवू धीरे धीरे मलबे से उठा। HP 1360/2600। जैसा कि रैंक्सी हंटर द्वारा चलाए गए जादू से अपेक्षित था, ये केवल एक ही हिट थी, फिर भी उसका HP लगभग आधा हो गया था। अब आराम से लेने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। जिनवू की आंखों में तीव्र द्वेष भर गया। वह हवांग डोंग सेओक की ओर चलने लगा। क्या भला है? हवांग डोंग सेओक और उसके गुंडे डरे हुए यू को घेर रहे थे, इसलिए उन्हें देर से ही जिनवू का पता चला। यहाँ क्या चल रहा है? वह अभी भी जीवित है, लेकिन ग्यू हवांग ह्यूंग एक मरी हुई मछली की तरह दिखता है। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। आप जानते हैं, वह मामूली सा रैंक ही है। हवांग डोंग सेओक ने अपनी ठुड्डी खुजलाई। अरे ग्यू हवांग, तुमने उसे पहली बार ठीक से खत्म क्यों नहीं किया? जो ग्यू हवांग का चेहरा कुछ लाल हो गया। हाँ, मुझे एक बार में सक्षम होना चाहिए, लेकिन यह सही नहीं था। उसने वास्तव में उस शॉट में अपना सब कुछ झोंक दिया। उसने अपनी कुल जादुई ऊर्जा का 1/3 से अधिक खर्च कर दिया था, फिर भी यह बच्चा फिर से कैसे खड़ा हो सका? क्या हमला ठीक से कनेक्ट नहीं हो सका? लेकिन अगर ऐसा होता तो इतना तेज धमाका नहीं होता। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन उन्हें पूछने का समय नहीं था, क्योंकि जिनवू ने सबसे पहले अपना मुंह खोला। चूंकि आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हवांग डोंग सेओक के समूह की निगाहें अब जिनवू पर टिकी थीं। वह उनके सामने आकर रुक गया। यू जिनहो आश्चर्य से कांप उठा, लेकिन अन्य शिकारियों की प्रतिक्रियाएं धीमी थीं। उनमें से कुछ तो उपहास में मुस्कुराने भी लगे। जिनवू सूखी आवाज में बोला, आप सभी ने अपने आप को पर्याप्त रूप से हल कर लिया है ना? यह सुनने के बाद हवांग डोंग सेओक ने जोर से हंसा। यह मूर्ख आखिर क्या कह रहा है? ह्यूंग भाई, मुझे इस बच्चे को संभालने दो। छोटी छोटी आंखों वाला एक शिकारी जिनवू के पास आया और उसने उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। ऐसा लगता है श्रीमान, आपने वास्तव में अभी तक स्थिति का पता नहीं लगाया है, लेकिन बात यह है, जैसे जैसे उसने अपनी बाहों को मजबूत किया, छोटी छोटी आंखों की अभिव्यक्ति और भी अजीब होती गई। क्या बकवास है? मैं उसे नीचे क्यों नहीं खींच सकता? उसने अपनी शारीरिक ताकत से हेडलॉक करने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितना भी जोर लगाया, जिनवू के ऊपरी शरीर में हिलने का कोई संकेत नहीं दिखा। क्या यह बदमाश केवल ई रैंक का नहीं होना चाहिए था? छोटी छोटी आंखों वाले व्यक्ति के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? तभी ऐसा हुआ, नन्ही आंखों वाले का सिर जमीन पर गिर गया। जून ताए। हवांग डोंग सेओक की आंखें भूकंप की तरह कांपने लगी। क्या क्या बकवास है? वह चाकू, उसने हमला कब किया? उसे वह कहां से मिला? हवांग डोंग सेओक और उसके गुंडे तुरंत कई कदम पीछे हट गए और अपने हथियार बाहर निकाल लिए। जिनवू के हाथ में पहले से ही कासाका का जहर फेंक था। ब्लेड की नोक से खून टपक रहा था। रिंग बजी। मारने के लिए शेष शत्रुओं की संख्या 7। मारे गए शत्रुओं की संख्या 1। 7 बचे हैं। आगे का एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नॉवल सोलो लेबलिंग एपिसोड 23। जिनवू ने हवांग डोंग सेओक और उसके समूह पर अपनी नजर ऐसे घुमाई जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर गड़ाए हुए हो। हवांग डोंग सेओक ने अपनी लार निगल ली। उस आदमी के हाथ में खंजर दिखने से वह पहले से ही काफी आश्चर्यचकित था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जून ताए की मौत ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया।
ई रैंक हंटर ने एक ही वार में डी रैंक को कैसे मार डाला। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दूसरे व्यक्ति ने किस तरह की चाल का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब से अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकना निश्चित रूप से वर्जित था। नहीं, उसे यहां बहुत सावधानी बरतनी थी। हवांग डोंग सियोक ने अपनी आंखों से उसकी ओर इशारा किया। ग्यू हवान, उसे एक बार और मारो। जो ग्यू हवान ने हल्के से अपना सिर हिलाया। इस बार वह दोबारा वही गलती नहीं करेगा। जो ग्यू हवान ने खुद से कहा, जैसे रोशनी फिर से उसके हाथों में इकट्ठा होने लगी। लेकिन प्रकाश के तीर उसकी उंगलियों से छूटने से पहले ही जिनवू सबसे पहले जो ग्यू हवान के ठीक सामने आ गया। जो ग्यू हवान का जबड़ा फर्श से टकराया। जिनवू की आंखों की रोशनी चमक बिखेर रही थी। पहले आप, जादू प्रकार का शिकारी जिसके पास मजबूत मारक क्षमता है लेकिन कमजोर शरीर है। जिनवू ने अपनी गणना पहले ही पूरी कर ली थी। खंजर सीधे जो ग्यू हवान की गर्दन में घुस गया। जो ग्यू हवान ने अपनी गर्दन के छेद को ढकने की कोशिश की और फर्श पर गिर पड़ा। उसे मार दो, इसे एक संकेत के रूप में उसके आसपास के शिकारी तुरंत जिनवू की ओर दौड़ पड़े। जिनवू ने अपनी सभी इंद्रियों को अधिकतम तक बढ़ाया और शांति से अपने दुश्मनों की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। सभी ध्वनियां गायब हो गईं और समय धीमा हो गया। एजिलिटी स्टेट और इसके 38 बिंदुओं ने अपना मूल्य प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। फिर उसने बहुत ही कम दूरी से उस पर फेंके जा रहे तलवारों, भालों और तीरों को रोका और उनसे बच निकला। शिकारियों की आंखें अविश्वसनीय रूप से बड़ी हो गईं। ई रैंक हंटर इस तरह कैसे आगे बढ़ सकता है? मैं उसे बिल्कुल नहीं मार सकता। शिकारियों का रंग धूसर हो गया। दरअसल गति एक व्यक्तिपरक चीज थी। उनकी नजर में जिनवू की हरकत बेहद तेज थी। इस बीच जिनवू शिकारियों के बीच में घुस गया और शांति से उनके महत्वपूर्ण स्थानों में से एक को काट डाला। प्रभाव, पक्षाघात सक्रिय कर दिया गया है। प्रभाव, रक्तस्राव सक्रिय कर दिया गया है। प्रभाव, पक्षाघात सक्रिय कर दिया गया है। कसाका के विष का विशेष प्रभाव सक्रिय होता रहा और सभी शिकारी भ्रम के दलदल में गिर गए। मैं अपने शरीर को हिला नहीं सकता। जादू, क्या वह जादू था? प्रभाव, रक्तस्राव सक्रिय कर दिया गया है। प्रभाव, पक्षाघात सक्रिय कर दिया गया है। प्रभाव, पक्षाघात सक्रिय कर दिया गया है। आखिर इस आदमी की असली पहचान क्या है? इधर उधर से चीखें बिना रुके गूंजने लगी। जिनवू को घेरने वाले 5 शिकारी कुछ ही समय में फर्श पर गिर पड़े। रिंग बजी। मारने के लिए शेष शत्रुओं की संख्या 1। मारे गए शत्रुओं की संख्या 7। जिनवू ने अपनी निगाहें अंतिम बचे जीवित व्यक्ति की ओर स्थानांतरित कर दी। और वह कोई और नहीं, बड़ी दाढ़ी वाला आदमी हवांग डोंग सियोक था। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में उसने अपनी ढाल त्याग दी। फिर वह जोर से दहाड़ा। हवांग डोंग सियोक ने जमीन पर लात मारी और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे दौड़ा, उसका दिमाग दौड़ने लगा। वह एक टैंकर था और सी रैंक के भीतर भी उसे शीर्ष में से एक माना जाता था। उसका प्रतिद्वंद्वी संभवतः नुकसान पहुंचाने वाला था। हालांकि वह आदमी बहुत फुर्तीला लग रहा था, उसकी तेज चाल से पता चलता है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि उसके पास हवांग डोंग सियोक के रीइंफोर्समेंट कौशल को भेदने के लिए पर्याप्त शक्ति हो। तुम मुझे एक छोटे से खंजर से घातक रूप से घायल नहीं कर सकते। जब वे टकराएंगे तो कुचला जाने वाला व्यक्ति सियोक जिनवू होगा। पलक झपकते ही उनकी दूरी समाप्त हो गई और हवांग डोंग सियोक ने अपने कंधे से मुकाबला किया। लेकिन फिर उसकी पूरी दुनिया घूमने लगी और इससे पहले कि उसे इसका एहसास होता, वह कालकोठरी की छत को घूर रहा था। उसका मस्तिष्क जोर से हिल गया और उसके पूरे शरीर में एक तीव्र प्रभाव शक्ति का संचार हुआ। वह उठना चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने उसकी आज्ञा नहीं सुनी। हवांग डोंग सियोक ने बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः हार मान ली और जमीन पर लेट गया। उसने खांसते हुए मुंह से खून निकाला। क्या उसने मुझे फर्श पर फेंक दिया? क्या हवांग डोंग सियोक सचमुच ताकत की प्रतियोगिता में हार गया? शारीरिक शक्ति की लड़ाई में यह एक मामूली सा रैंक ए हंटर कैसे हो सकता है? अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही गड़बड़ हो गई है। 5 रैंक सी और 3 रैंक डी को पलक झपकते ही नीचे गिरा दिया गया। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि यह बदमाश ही रैंक का हो। जिनवू हवांग डोंग सियोक के बगल में खड़ा था। दाढ़ी वाला आदमी अपने शरीर को ठीक से हिला भी नहीं पा रहा था। उसका भाग्य अब बिल्कुल स्पष्ट था। अगर यह कोई स्पोर्ट्स मैच या स्पा होता तो ये लड़ाई यहीं खत्म हो गई होती। हालांकि दाढ़ी वाले आदमी के लिए बहुत बुरा था। जिनवू वहां रुकने की योजना नहीं बना रहा था। 1 मिनट रुको। हवांग डोंग सियोक ने सबसे पहले अपना हाथ उठाया। मुझे जाने दो। आप पैसा चाहते हैं तो मैं इसे आपको दे दूंगा, जब तक तुम मुझे बख्शोगे। 3 बार। जिनवू की आवाज ठंडी रही।
क्या आप थोड़े बेशर्म नहीं हैं, जिसे आप पहले ही 3 बार मारने की कोशिश कर चुके हैं, उससे बख्शने की मांग कर रहे हैं? सबसे पहले बॉस रूम के निकास को अवरुद्ध करके, दूसरा यू जिनहो को उसे मारने का आदेश देना, और अंत में जो यू हवान का जादू। हवांग डोंग सेओक ने इन 3 बार जिनवू को मारने की कोशिश की, अभी लड़ाई को छोड़कर भी। इस हाथ दे उस हाथ ले। जब जिनवू भूमिगत मंदिर से जीवित वापस लौटा तो जिनवू ने स्वयं को उतना ही लौटाने का संकल्प लिया जितना उसे मिला था, चाहे वह दयालुता हो या शत्रुता। वह बुरे इरादों के कृत्यों का बदला भी उतनी ही मात्रा में द्वेष से देगा। बातचीत के लिए कोई जगह नहीं होगी। यह महसूस करते हुए कि उसके जीवन के लिए भीख मांगने से काम नहीं चलेगा, हवांग डोंग सियोक की आंखें खुली रह गईं और उसके मुंह के चारों ओर झाग फूटने लगा। तुम्हें लगता है कि इस तरह मुझ पर हाथ रखने के बाद तुम ठीक हो जाओगे? तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई कौन है? गर्दन टूटने के बाद हवांग डोंग सियोक अब अपनी बात जारी नहीं रख सका। दाढ़ी वाले आदमी की आंखों का सफेद हिस्सा अब दिखने लगा था। रिंग बजी। मारने के लिए शेष शत्रुओं की संख्या 0। मारे गए शत्रुओं की संख्या 8। आखिरकार ये तलाश खत्म हो गई। जिनवू ने अनगिनत भावनाओं से युक्त एक लंबी आह भरी और अपना हाथ हवांग डोंग सेओक के सिर से हटा लिया। फिर उसकी नजर अपने हाथों पर रुक गई। हो सकता है कि उसने अपने विरोधियों को एक तरफा पछाड़ दिया हो, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने 8 अन्य लोगों के खिलाफ मौत से लड़ाई लड़ी थी, उसके हाथ उल्लेखनीय रूप से स्थिर रहे। क्या ऐसा होना ठीक है? जिनवू ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और अपने धड़कते दिल को महसूस किया। उसका दिल इतनी शांति से धड़क रहा था मानो वह टहल रहा हो। क्या हो अगर भूमिगत मंदिर से जीवित लौटने के बाद पहली बार उसने ये सोचना शुरू किया कि सिस्टम को देखना ही उसके भीतर होने वाला एकमात्र परिवर्तन नहीं था। हालांकि उसके विचारों को संक्षिप्त रखा जाना था। जल्द ही परिचित बीप उसके सिर में घुस गई। आपने आपातकालीन क्वेस्ट सभी दुश्मनों को मार डालो पूरा कर लिया है। समापन पुरस्कार अब उपलब्ध है। क्या आप पुरस्कारों की पुष्टि करना चाहेंगे? हाँ, नहीं। उसे ऐसा होने की आधी अधूरी उम्मीद थी और निश्चित रूप से उसे अब पुरस्कार मिल चुका था। जिनवू ने भी संकोच नहीं किया और हाँ चुना। पुष्टि करना। निम्नलिखित पुरस्कार उपलब्ध हैं। इनाम 1, वर्तमान भौतिक स्थिति की पूर्ण वसूली। इनाम 2, 10 अतिरिक्त स्टेट अंक। इनाम 3, कौशल डराना, न केवल 10 अंक बल्कि एक कौशल भी। उपलब्ध पुरस्कारों की भारी मात्रा देखकर जिनवू की आंखें चौड़ी हो गईं। वे सभी स्टेट पॉइंट एक बात थे, लेकिन इस नए कौशल ने उसका लगभग सारा ध्यान चुरा लिया। अगर उस मकड़ी से लड़ते समय मेरे पास डैश कौशल नहीं होता तो वह बॉस को पकड़ने में कामयाब होने का एकमात्र कारण डैश था। युद्ध के दौरान कौशल कितना महत्वपूर्ण था, इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यह कारण नहीं था कि एक रून पत्थर जिसके साथ एक व्यक्ति एक नया कौशल सीख सकता था, की कीमत कई सौ करोड़ वोन थी। जिनवू ने तुरंत धमकाने नामक इस कौशल की जांच की। मुझे तीसरा इनाम दिखाओ। कौशल डराना V1, सक्रिय कौशल। सक्रिय करने के लिए मन आवश्यक है 100। अपनी शक्तिशाली आभा का उपयोग करके किसी निर्दिष्ट लक्ष्य को 1 मिनट के लिए भय की स्थिति में डाल सकता है। एकाधिक लक्ष्य चुने जा सकते हैं। प्रभाव डर सभी आंकड़े -50%। हालांकि यह केवल थोड़े समय के लिए ही सक्रिय था, फिर भी यह एक दुर्लभ कौशल था जो प्रतिद्वंद्वी के आंकड़ों को काफी हद तक कम कर सकता था। निस्संदेह बिल्कुल अन्य प्रभावों की तरह यदि प्रतिद्वंद्वी का प्रतिरोध पर्याप्त अधिक होता तो यह सक्रिय होने में विफल हो जाता। लेकिन अगर यह काम करता तो जिनवू ने सोचा कि अपने दुश्मनों की देखभाल करना, चाहे वह कोई भी हो, पाए जितना आसान हो जाएगा। और चूंकि इसका उपयोग कई विरोधियों के विरुद्ध किया जा सकता था, इसलिए इस कौशल की उपयोगिता का दायरा भी असीमित लग रहा था। यह सचमुच अच्छा है ना? पुरस्कार जितने अच्छे थे, संभावित जुर्माना उतना ही बुरा था। 1 सेकंड, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो ऐसा नहीं है। आखिर यहां उसकी जान खतरे में थी। और क्या यही सब था? जिनवू ने अपने चारों ओर नजर डाली। इस भयानक दृश्य को देखने के बाद वह बुरी तरह घबरा गया। उसने अन्य शिकारियों की काफी मौतें देखी थी, लेकिन फिर भी उसे कभी भी अन्य लोगों की लाशों को देखने की आदत नहीं पड़ी। हालांकि इस खोज ने उससे यही पूछा था, लेकिन एक ऐसी खोज के लिए जिसे पूरा करने के लिए कई जिंदगियों की आवश्यकता थी, दिए गए पुरस्कार काफी सस्ते और पर्याप्त नहीं लगे। खैर, भले ही यह खोज न होती, फिर भी अंत में उसे हवांग डोंग सेओक और उसके दल के खिलाफ लड़ना पड़ता, लेकिन फिर भी। और कहते हैं, आदमी के लालच की कोई सीमा नहीं होती। जिनवू ने व्यंग्यपूर्वक अपना सिर हिलाया। तभी गुफा एक बार फिर हिल गई। झटका पहले से भी तेज हो गया था।
अब कालकोठरी से बाहर निकलने का समय आ गया था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसे कुछ और चीज का ध्यान रखना था। और वह यू जिनहो था। जिनवू की नजर उसकी ओर चली गई। यू जिनहो तब तक दयनीय रूप से अपनी जगह पर जमा हुआ था और जल्दी से जमीन पर अपनी नजरें झुकाने से पहले बहुत जोर से हिला। अब मुझे इस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? बेशक वह यू जिनहो को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रहा था। ऐसा करने की न तो कोई आवश्यकता थी और न ही इसका कोई कारण था। हालांकि अगर इस जगह की घटनाएं बाकी दुनिया में लीक हो गईं, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि उसके जीवन में कई तरह की असुविधाएं होंगी। तो मुझे लगता है कि मुझे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वह बात न करे। जैसे ही उसने सोचा कि कार्रवाई सर्वोत्तम होगी, यू जिनहो तेजी से उसकी ओर दौड़ा, घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर झुका लिया। बड़े भाई, कृपया मुझे छोड़ दो। अचानक जिनवू को लगा कि अगली बातचीत उनकी प्रारंभिक अपेक्षा से कहीं अधिक सहजता से सामने आनी चाहिए। यू जिनहो गीले कुत्ते की तरह कांप रहा था। उसका रंग भी पीला था। ठीक है, उसके चेहरे के ठीक सामने पलक झपकते ही 8 लोगों की मौत हो गई, तो यह वास्तव में पाठ्यक्रम के बराबर था। लोगों से निपटने में सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक था डर। इसलिए जिनवू ने इस स्थिति का उपयोग अपने लाभ के लिए करने का निर्णय लिया। जिनवू ने सोचा कि उसने अभी अभी यू जिनहो के दिल के फर्श पर गिरने की आवाज सुनी है। उसकी दोषी अंतरात्मा ने पूछा, क्या ये बहुत ज्यादा था? हालांकि केवल 1 सेकंड के लिए ही चला। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं अपने पापा से बात कर सकता हूं, और आपको क्या लगता है मैं कौन हूं? जिनवू की अभिव्यक्ति अप्रिय रूप से खराब हो गई। निश्चित रूप से वह गरीबी में बड़ा हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इतना भ्रष्ट था कि किसी व्यक्ति के जीवन को बंधक बना सके और इस तरह से पैसे वसूल सके। अगर उसने ऐसा किया तो क्या वह हवांग डोंग सेओएक से अलग नहीं होगा? मुझे सचमुच खेद है। यदि यू जिनहो की वर्तमान स्थिति बिल्कुल भयभीत न होती, तो जिनवू ने अब तक उसके सिर के पीछे या किसी चीज पर प्रहार कर दिया होता। वह केवल इसलिए पीछे हट रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर यू जिनहो को वास्तव में ऐसा किया तो उसे दिल का दौरा पड़ सकता है। यह पुष्टि करते हुए कि जिनवू की अभिव्यक्ति कितनी अप्रसन्न थी, यू जिनहो ने घबराकर कुछ लार निगल ली। अब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तब भी जब हवांग डोंग सियोक ने उसे पैसे की पेशकश की थी। क्या वह सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग सकता था और अब केवल रक्तपात और हत्या के रास्ते पर चल रहा है? यू जिनहो के दिमाग के अंदर जिनवू की छवि और भी अजीब दिशा में जम रही थी। हालांकि अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। अगर ऐसा था तो बड़े भाई ने वे जादुई क्रिस्टल क्यों निकाले? बहुत पहले नहीं, जिनवू ने व्यक्तिगत रूप से जाकर उन सभी जादुई पत्थरों को निकाला, यहां तक कि मकड़ी की अंतड़ियों को खोदने के लिए इतनी दूर तक गया। निश्चित रूप से इसका उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता था, जैसे उच्च घनत्व ऊर्जा का स्रोत, जादुई उपकरणों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में आदि, लेकिन एक हंटर के लिए एक जादुई क्रिस्टल बस पैसे के लिए था। यू जिनहो का दिमाग तेज गति से घूम गया। तो ऐसा ही था। वे क्रिस्टल रक्त का पुरस्कार थे। ये वही योग्य पुरस्कार था जो उसने अपने हाथों को खून से रंगकर अर्जित किया था, और यही कारण है कि उसे एक मृत राक्षस के पेट को खोदने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसने उन शत्रुओं पर जरा भी दया नहीं दिखाई जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वह खून के रास्ते का अभ्यासी भी था। मतलब वह उस आर्थिक लाभ से कुछ लेना देना नहीं चाहता था जो उसने अपने हाथों से नहीं कमाया था। और मैंने पैसे से उसकी परोपकारिता खरीदने की कोशिश की तो निस्संदेह वह मुझ पर क्रोधित हो जाएगा। उस मामले में यू जिनहो को यहाँ जिस चीज की जरूरत थी वह पिता का पैसा नहीं थी, बल्कि वह योग्य लाभ था जो अर्जित किया जा सकता था यदि वह यहाँ से जीवित निकलने में कामयाब हो जाता। जब उसने चुपके से नजर डाली तो जिनवू की अभिव्यक्ति अभी भी कुछ विकृत थी। यू जिनहो ने तुरंत अपनी बात जारी रखी। बड़े भाई, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं इस कालकोठरी में कमाया गया सारा मुनाफा तुम्हें सौंप दूंगा। जैसा कि अपेक्षित था, जिनवू ने तुरंत अपनी रुचि प्रदर्शित की। कृपया इसके बारे में सोचो बड़े भाई। यदि आप 9 अन्य लोगों के मारे जाने के बाद 10 लोगों को मिलने वाले लाभ पर एकाधिकार जमा लेते हैं, तो अन्य लोग निश्चित रूप से आपसे सवाल करना शुरू कर देंगे। यू जिनहो के दृष्टिकोण से जिनवू बिना किसी संदेह के एक नकली पंजीकरण करता था। इतना ही नहीं, एक अत्यधिक कुशल फर्जी पंजीकरण करता जिसे लोगों की हत्या करने में मजा आता था। जाहिर है वह नहीं चाहेगा कि दूसरे लोगों का ध्यान उस पर आए। तो क्या हुआ? दूसरी तरफ अगर हम दोनों यहाँ से जीवित बाहर निकलते हैं तो अनुबंध के अनुसार इस कालकोठरी के सभी जादुई क्रिस्टल मेरे होंगे। भले ही टीम के अन्य सभी साथी मर गए हों, चूंकि आपको पहले स्थान पर हिस्सा नहीं मिलता है, इसलिए कोई भी आप पर संदेह नहीं करेगा।
बेशक ऐसा कोई तरीका नहीं है कि यू जिनहो पर यहां बेईमानी का संदेह किया जाएगा। खैर, आखिरकार उसके पिता देश की शीर्ष रैंक वाली कंपनियों में से एक के मालिक थे। जादुई क्रिस्टल को बेचने से उसे जो संभावित लाभ प्राप्त होगा वह उसके लिए जेब बदलने जैसा होगा। यह पैसा कुछ ऐसा है जिसका बड़े भाई पूरी तरह से हकदार है। मेरा मतलब है, मुझे बचाने और हवांग डोंग सियोक और उसके साथियों से छुटकारा पाने के लिए यह आपका योग्य इनाम है। क्या आप सहमत नहीं होंगे? आगे का एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नॉवल सोलो लेबलिंग एपिसोड 24। यू जिनहो ने किसी कारण से योग्य इनाम शब्दों पर सहानुभूति व्यक्त की। सुनिश्चित करने के लिए हाँ, निश्चित रूप से वह विधि जादुई क्रिस्टल के निपटान का सबसे सुरक्षित तरीका था। इन क्रिस्टलों का अब कोई मालिक नहीं था। हवांग डोंग सियोक कितना भी लालची क्यों न हो, फिर भी वह उन्हें अपनी कब्र तक नहीं ले जा सका। इससे इन क्रिस्टलों के अधिकारों का एकमात्र दावेदार केवल एक व्यक्ति यू जिनहो रह गया। हालांकि ऐसा आदमी कह रहा था कि वह स्वेच्छा से उन्हें पेश करेगा। जिनवू नहीं चाहता था कि अगर उन्हें जबरन ले जाया जाए तो उनसे कोई लेना देना हो। लेकिन मेरे पास उन चीजों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है जो स्वेच्छा से मेरी जेब में प्रवेश कर रही है। उसकी मदद के बिना यू जिनहो या तो अब तक मार दिया गया होता या इसके बजाय बंधक के रूप में घसीटा जाता। जब उस तरह से देखा गया तो उसके लायक इनाम होने के दावों का कुछ मतलब निकलता है। यह देखकर कि जिनवू की अभिव्यक्ति हल्की हो गई, यू जिनहो को अब यकीन हो गया कि उसका अनुमान पैसे पर है। जैसा कि मैंने सोचा था, जादुई क्रिस्टल हवांग डोंग सियोक और उसके गिरोह का शिकार करने के लिए खून का योग्य इनाम है, इसलिए वह यहां मना नहीं करेगा। इन दो व्यक्तियों द्वारा कल्पना की गई योग्य शब्द के अर्थ में एक महत्वपूर्ण अंतर था, लेकिन उनके पास इसे जानने का कोई तरीका नहीं था। ठीक है, जैसे ही जिनवू सहमत हुआ, यू जिनहो का चेहरा एक पल में चमक उठा। अरे, यू जिनहो को थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा था कि जिनवू अपने व्यक्तिगत विश्वासों के प्रति कितना दृढ़ था। हालांकि जिनवू का चेहरा अगले ही भावहीन हो गया। हालांकि मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? जिनवू ने एक बार फिर अपने शुरुआती लक्ष्य को याद किया था। वह बच्चे को डराने की कोशिश नहीं कर रहा था ताकि वह सबसे पहले अपनी जेब भर सके। नहीं, उसने डराने धमकाने की यह हरकत इसलिए शुरू की ताकि वह बाद में असुविधा से बच सके। मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूं, बड़े भाई, जिसने पहले ही कई बार मेरी जान बचाई है। आप हमारे वादे को नजरअंदाज कर सकते हैं और जो भी मिले उस पर चिल्ला सकते हैं। दरअसल अगर बच्चा ऐसा करता तो बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती। आखिरकार हवांग डोंग सियोक और उसके गुंडों को मारना 100% आत्मरक्षा का कार्य था। उनमें से 8 थे, ये बताने की जरूरत नहीं कि वे पूरी तरह से हथियारों से लैस भी थे। अरे, उन्होंने सबसे पहले एक शक्तिशाली जादू मंत्र से भी हमला किया। हंटर्स के उद्भव के बाद से कानून बदल गए थे, इसलिए जिनवू को पता था कि वह केवल इतने ही औचित्य के साथ बेदाग छूट जाएगा। जिनवू इस तरह से चीजों को चुपचाप खत्म होने देना चाहता था, और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए यू जिनहो की मदद की आवश्यकता होगी। इसमें थोड़ी समस्या हो सकती है कि उसने मदद कैसे मांगी, लेकिन जहां तक अंतिम परिणाम का सवाल है, यह उपलब्ध सबसे अच्छा तरीका था। जिनवू ने दूसरे आदमी को उन आंखों से देखा जो जवाब मांग रही थी। यू जिनहो ने एक दृढ़ सम्मानजनक अभिव्यक्ति बनाई। मैं इतना कायरतापूर्ण काम कभी नहीं करूंगा, बड़े भाई, खास तौर पर उस व्यक्ति के लिए जिसने मेरी जान बचाई है। 1 मिनट, जिनवू ने सोचा कि उसने उन दृढ़ निश्चयी आंखों को कहीं से देखा है, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि वे उस समय के समान थी जब यू जिनहो ने हाल ही में अपना साथी बनने के लिए हवांग डोंग सियोक के सुझाव को अस्वीकार कर दिया था। वह गंभीर है। जब उसका जीवन बीच में लटका हुआ था, यू जिनहो ने जिनवू के साथ खड़े होने का फैसला किया। उसने जिनवू पर भरोसा किया और 8 अन्य शिकारियों के खिलाफ जाने की कोशिश की। यही कारण है कि जिनवू ने कम से कम एक बार यू जिनहो पर भरोसा करने का फैसला किया। निस्संदेह तुरंत नहीं, और बिल्कुल ऐसा नहीं। शायद बच्चे में ईश्वर का भय डालने के बाद जिनवू नीचे पहुंचा और हवांग डोंग सियोक की फेंकी हुई ढाल को उठाया। तुम जानते हो, हवांग डोंग सियोक के गुप्त प्रहार से मेरे सिर का पिछला हिस्सा अभी भी दर्द कर रहा है। जिनवू ने ढाल को गुफा की दीवार की ओर शक्तिशाली ढंग से फेंकने से पहले इधर उधर से उसका अध्ययन करने का नाटक किया। ढाल का आधे से ज्यादा हिस्सा उस दीवार के अंदर दब गया। यू जिनहो के चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगी क्योंकि उसने घबराकर अपनी लार निगल ली। मुझे उम्मीद है कि डोंग सिंह भी मुझे निराश नहीं करेगा। तब ऐसा हुआ। इस बार कालकोठरी बहुत जोर से हिलने लगी। उनका समय स्पष्ट रूप से समाप्त हो रहा था।
जिन वू ने शुरू से ही यू जिन हो को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी नहीं सोचा था, इसलिए उसने सोचा कि इतना ही काफी होगा। तो उसने यू जिन हो को आदेश दिया, सभी जादुई क्रिस्टल इकट्ठा करो। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। यू जिन हो वापस खड़ा हो गया और अपनी कमर 90 डिग्री झुका ली। उसके चेहरे पर भी मुस्कान लौट आए। जब यू जिन हो बैग भरने के लिए इधर उधर गया तो जिन वू ने हवांग डोंग सियोक की जेबें खंगालनी शुरू कर दी। जो मेरा है तुम्हें उसका भुगतान करना होगा। उसे दिन के काम के लिए 2 मिलियन वोन देने का वादा किया गया था और वह एक पैसा भी गंवाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हवांग डोंग सियोक का बटुआ 50,000 वोन बिलों से भरा हुआ था। जब उसने गिनती की तो वे 45 थे। दूसरे शब्दों में बस 2 मिलियन से अधिक। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने छापा खत्म होते ही नकद भुगतान करने का वादा किया था, इसलिए उसने उन्हें तैयार कर लिया होगा, शायद किसी भी स्थिति में। क्योंकि ठीक है, वो हर समय पूंछ काटने में सक्षम नहीं होता। भुगतान के लिए धन्यवाद। जिन वू ने किसी विशेष को धन्यवाद के शब्द नहीं कहे और सबसे पहले बॉस के कमरे से बाहर चला गया। यू जिन हो ने जादुई क्रिस्टलों को पैक करना लगभग पूरा कर लिया था, लेकिन फिर देर से ध्यान आया कि जिन वो गायब हो गया था और जल्दी से उसे ढूंढना शुरू कर दिया। बड़े भाई, उसे केवल शिकारियों की तेजी से ठंडी होती लाशें मिली जिन्होंने जिन वू के कारण अपनी जान गंवा दी थी। यू जिन हो और उसके घातक पीले रंग ने जल्दी से जिन वू का पीछा किया जैसे कि वह अकेले होने से डर रहा हो। एसोसिएशन के जांच विभाग का एजेंट तेजी से गेट के स्थान पर पहुंचा। किसी छापे के दौरान हताहत होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया काफी सरल थी। बचे हुए लोगों को केवल एसोसिएशन को मामले की रिपोर्ट करनी थी और जांचकर्ताओं को अपना काम करने देना था। यही सब कुछ था। आज की जांचकर्ता एक सख्त दिखने वाली आंटी थी। और आपके नाम है? ये सियोंग जिन वू है। मेरा नाम यू जिन हो है महोदया। कालकोठरी के अंदर शिकारियों का मरना लगभग हर दिन होता था, इसलिए यह प्रक्रिया इस समय एक औपचारिकता की तरह थी। अधिक सटीक रूप से कहें तो अब इसका संबंध वास्तव में रिकॉर्ड रखने से अधिक था। यानी अगर इसमें संदेह करने लायक कुछ भी न हो तो छापेमारी टीम में हर रैंक सी हंटर मारा गया, फिर भी एक रैंक ई और एक रैंक ई कैसे सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे। अन्वेषक ने अपना चश्मा ठीक करते हुए दोनों से पूछताछ की। उसकी चमकती आंखें एक दरार में सिमट गईं। अब आमतौर पर अधिकांश समय टीम का सबसे कमजोर हंटर सबसे पहले मरेगा। कुछ विशेष पता चलने से पहले उसने दोनों व्यक्तियों की गहनता से जांच की और अपनी आवाज उठाई। जैसे जैसे वह करीब आती गई, उसकी आंखें चमकने लगीं। क्या ये लॉन्गस्वॉर्ड कैलियन नहीं है जिसे हाल ही में माया कंपनी ने लॉन्च किया है? हे भगवान, क्या यह एकमात्र मास्टर शिल्पकार ग्रेडोस द्वारा तैयार की गई रॉयल सीरीज की ढालों में से एक नहीं है? यू जिन हो का चेहरा तुरंत चमक उठा। लगता है आप हथियारों में पारंगत हैं मैडम। वास्तव में इसमें गर्व महसूस करने की कोई बात नहीं है। नहीं, ये केवल समय समय पर कैटलॉग ब्राउज करने के स्तर पर है। लॉन्गस्वॉर्ड की कीमत लगभग 7 रुपए बिलियन थी, जबकि ढाल की कीमत लगभग 5 रुपए बिलियन थी। इन शक्तिशाली हथियारों को जादुई क्रिस्टल के साथ तैयार किया गया था, जिनकी कीमत सैकड़ों करोड़ वोन से अधिक थी। साथ ही अन्य महंगी सामग्री भी थी और वे रैंक टी हंटर की क्षमताओं को रैंक सी से भी अधिक बढ़ाने में सक्षम थे। इस रहस्योद्घाटन के साथ एजेंट ने कालकोठरी के अंदर हुई घटनाओं की कल्पना करना शुरू कर दिया। इस प्रकार के हथियारों के साथ बॉस राक्षस का शिकार करने का प्रबंधन करने वाला एक अकेला रैंक डी हंटर अब काफी हद तक संभव लग रहा था, भले ही यह विचार किया जा रहा हो कि रास्ते में सभी रैंक सी हंटर्स का सफाया कर दिया गया था और वह रैंक की शायद कहीं एक कोने में छिप गया और बमुश्किल अपनी जान बचाई। बेशक हकीकत इसके विपरीत थी, लेकिन किसी भी मामले में वह एक निष्कर्ष पर पहुंची। ऐसे हथियार खरीदने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन वाले व्यक्ति के लिए मुट्ठी भर जादुई क्रिस्टल के लिए अपने साथियों की पीठ में छुरा घोंपने की संभावना सबसे कम थी। इसके अलावा रैंक ई के लिए कई रैंक सी हंटर्स के लिए कुछ भी करना असंभव था, इसलिए हवांग डोंग सेओक और 7 अन्य की मौत को केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना माना जा सकता है। अब मुझे समझ आया कि क्या हुआ। विवेचक ने संतुष्ट चेहरे के साथ केस फाइल बंद कर दी। इसी के साथ जांच समाप्त हो जाएगी, इसलिए अब आप घर जा सकते हैं। मुझे यकीन है कि यह अब तक एक कठिन दिन रहा है, इसलिए जांच में हमारी सहायता करने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जिन वू ने दोनों व्यक्तियों की ओर से अलविदा कहा। अन्वेषक और उसकी कार जितनी तेजी से आए थे उतनी ही तेजी से चले गए। आपने भी कड़ी मेहनत की बड़े भाई। यू जिन हो ने एक बार फिर अपनी कमर 90 डिग्री झुका ली। गेट से बाहर निकलने के बाद भी यू जिन हो का अत्यधिक विनम्र रवैया नहीं बदला। वह अब भी काफी डरा हुआ था। जिन वू ने अंदर ही अंदर अपनी जीभ चटकाई।
ठीक है, मैंने वैसे भी बहुत कुछ नहीं किया है। आपने अधिकांश काम कर लिया, बड़े भाई। ओह, ये रहे आपके जादुई क्रिस्टल। यू जिनहो ने बहुत विनम्रता से दोनों हाथों से बैग जिनवू को सौंप दिया। और वास्तव में बैग जादुई क्रिस्टल से भरा हुआ था। रैंक सी गेट से प्राप्त जादुई क्रिस्टल की उच्चतम कीमत लगभग 10 मिलियन वॉन थी। यहां तक कि सबसे छोटे से भी कई मिलियन प्राप्त हुए। जिनवू की आंखों ने क्रिस्टल की संख्या को देखा और वह मन ही मन प्रसन्नता से चिल्लाया, ये कितने होंगे? उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को आने से रोकने की बहुत कोशिश की। तभी अचानक पानी की एक बूंद बैग के अंदर गिर गई। जिनवू ने अपना सिर उठाया। वे आसमान से गिर रही बारिश की बूंदें थीं जो दोपहर ढलने के साथ साथ धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। यह अच्छी बात थी, उसे छाते के साथ विदा करना। जिनवू ने अपनी छोटी बहन के बारे में सोचते हुए एक सूक्ष्म मुस्कान बनाई। बाद में शाम में घर वापस आते ही जिनवू ने अपनी स्टेटस विंडो बुलाई। आंकड़े: ताकत 53, सहन शक्ति 30, एजिलिटी 38, बुद्धि 30, धारणा 32, वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 10। आपातकालीन खोज से पुरस्कार के रूप में उससे मिले 10 अंक अभी भी प्रतीक्षा में थे। उन्हें खर्च करने की इच्छा से उसका पूरा शरीर खुजली कर रहा था। यदि वह उन्हें दैनिक खोजों के माध्यम से अर्जित करना चाहता है तो उसे अगले 3 दिन बिताने होंगे और फिर भी कहीं से एक और बिंदु ढूंढना होगा। और यदि वह उन्हें लेवलिंग के माध्यम से अर्जित करना चाहता है तो उसे इसे बढ़ाना होगा। प्राथमिकता एजिलिटी को लेकर है, उसके बाद परसेप्शन को। उसने 7 अंक एजिलिटी पर और शेष 3 अंक धारणा पर खर्च किए। आंकड़े: ताकत 53, सहन शक्ति 30, एजिलिटी 45, बुद्धि 30, धारणा 35, वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 0। ठीक है, उसके स्टेट वैल्यू अब भी पहले से कहीं ज्यादा दिख रहे थे। एजिलिटी ने ताकत को लगभग पकड़ लिया था और धारणा पहले से ही 35 पर थी। एक बार जब चपलता के मूल्य ताकत के करीब पहुंच गए तो वह अगली बार सहन शक्ति बढ़ाने की योजना बना रहा था। इंटेलिजेंस के स्टेट और उसके अज्ञात उपयोगों को छोड़कर कुछ समय के लिए वह अपने सभी अन्य स्टैट्स को यथासंभव समान रूप से बढ़ाना चाहता था। क्या मुझे आज के नतीजे देखने चाहिए? नाम: सियोंग जिनवू। स्तर: 21। कक्षा: कोई नहीं। शीर्षक: भेड़ियों का वध करने वाला। HP: 2600। MP: 390। थकान: 0। स्टेट: ताकत: 53। सहन शक्ति: 30। एजिलिटी: 45। बुद्धि: 30। धारणा: 35। वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 0। कौशल: निष्क्रिय कौशल। अज्ञात LV। अधिकतम शारीरिक लाभ 1। सक्रिय कौशल डैश LV 1। डराना LV 1। वह स्तर जो 3 गुना बढ़ गया था और नए कौशल धमकी ने उसका ध्यान सबसे अधिक खींचा। और उसके आंकड़ों को भी 10 अतिरिक्त अंकों से एक स्वस्थ बढ़ावा मिला था। ये अकेले ही आज की कमाई को काफी शानदार बना देंगे, लेकिन और भी बहुत कुछ था, है ना? आज के काम के लिए मुझे 2 मिलियन मिले और बाकी अलग। और वे सभी जादुई क्रिस्टल भी बैग में भरे हैं। जिनवू ने एक बार फिर क्रिस्टलों की संख्या गिना। मकड़ी से 11 और हवांग डोंग सियोक और उसके साथियों से 38। कुल मिलाकर उनमें से 49। यदि वह प्रत्येक के लिए 5 मिलियन मांगे तो भी वह 200 मिलियन से अधिक जीत हासिल करेगा। एक दिन के शिकार से 200 मिलियन, जो लाभ 10 लोगों द्वारा साझा किया जाना चाहिए था, नहीं 9, वह निगल गया था, इसलिए राशि को बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये वैसी ही बात थी जैसे भाग्य की महिला का अप्रत्याशित चुंबन सीधे उसके गालों पर उतर रहा हो। अब मुझे बस इन चीजों को बेचना है। जादुई क्रिस्टल बेचना मुश्किल नहीं था। चून की मांग इतनी अधिक थी, जब उसने उन्हें बिक्री के लिए रखा तो वे सभी बहुत जल्दी बिक गए। हालांकि सवाल ये था कि उसे इन्हें कहां बेचना चाहिए। व्यक्तियों के बीच सीधे व्यापार के कई मामले थे और गिल्ड और निगमों ने भी उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदा था। उसके मामले में चूंकि उनमें से बहुत सारे थे, उसने सोचा कि व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने या उन्हें ऑनलाइन बेचने के बजाय पेशेवरों की मदद लेना बेहतर होगा। क्या मैं उन्हें किसी स्टोर या किसी चीज को नहीं बेच सकता? यह उसके लिए बहुत अधिक सुविधाजनक होगा यदि स्टोर उसके क्रिस्टल को उनके खुदरा मूल्य पर खरीदे, जैसा कि जेप्टेम के साथ होगा। इधर उधर सोचते हुए जिनवू ने जादुई क्रिस्टल से भरा बैग कमरे के कोने में धकेल दिया। और फिर उसे अचानक आज के श्रम का एक आखिरी फल याद आया। सही है, सिस्टम ने कहा कि मैं स्टोर से सामान खरीदना शुरू कर सकता हूं। जिनवू ने तुरंत स्टोर को बुलाया। हालांकि यह ज्यादा नहीं था। हापजोंग स्टेशन के तत्काल कालकोठरी से उसने जो भी सोना बचाया था वह अब तक उसकी इन्वेंटरी के अंदर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। खरीदना
रिंग की आवाजाई, परिचित बीप के साथ खरीदी जाने वाली वस्तुओं की सूची उसके सामने आ गई, और वे बिना किसी अंत के वस्तुतः ऐसा करना जारी रखा। सस्ते औषधि और ट्रिंकेट से लेकर बेतुकी महंगी रक्षात्मक वस्तुओं और ध्यान आकर्षित करने वाले हथियारों तक सब कुछ यहाँ पाया जा सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें थी जिन्हें सोने से खरीदा जा सकता था। ये बिल्कुल स्पष्ट था, लेकिन कोई वस्तु जितनी महंगी होती, उसके विकल्प उतने ही बेहतर होते। उपलब्ध सर्वोत्तम वस्तुओं में से एक की कीमत 10 बिलियन सोने जितनी है। वाह, 10 अरब! उसका वर्तमान सोना 112,000 से थोड़ा अधिक था। वास्तव में उपयोगी कोई भी चीज खरीदने के लिए यह बहुत कम था। लेकिन यहां उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके पास काफी समय था। जब तक मेरे पास पर्याप्त सोना है, मैं इनमें से कुछ भी खरीद सकता हूं। जिन वू ने मन ही मन गुनगुनाया और वास्तव में महंगी वस्तुओं की सूची ब्राउज करना जारी रखा। अब तत्काल कालकोठरियों की तलाश करने का एक और कारण था। पहले से ही वह कल के लिए डेली क्वेस्ट का पुरस्कार यादृच्छिक बॉक्स प्राप्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सका।